Hollywood Silver Screen presenting मिस्टीक रिवर। क्लिंट ईस्टवुड की 2003 में आई फिल्म मिस्टीक रिवर एक शानदार क्राइम ड्रामा है जो डेनिस लेहने के नॉवल पर आधारित है। ये कहानी बचपन की एक भयानक घटना से जुड़ी हुई है जो तीन दोस्त जिमी, शॉन और डेव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। सालों बाद जब जिमी की बेटी का कत्ल होता है तो उनके बीच पुराने जख्म दोबारा ताजा हो जाते हैं। एक तरफ दुख और गुस्सा है तो दूसरी ओर सच्चाई की तलाश। क्या सच वैसा ही होता है जैसा दिखाई देता है? क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ बदला है? मिस्टीक रिवर एक गहरी और इमोशनल कहानी है जो दोस्ती, विश्वास और तकलीफ के धागों से बनी हुई है। इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग और सस्पेंस इस कहानी को एक मास्टरपीस बना देते हैं। इसीलिए अब और समय ना गवाते हुए चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के इस कहानी की। इस कहानी की शुरुआत 1975 के दौर से होती है जहां बॉस्टन के चार्ल्स टाउन शहर में तीन दोस्त जिमी मरकम, शॉन डेवाइन और डेव बॉयल गली में स्ट्रीट हॉकी खेल रहे होते। खेलते खेलते बॉल सीवर लाइन के पास चली जाती है और इसी दौरान उनका ध्यान सड़क पर पड़े ताजा प्लास्टर की ओर जाता है। जिमी सुझाव देता है कि उन्हें इस पर अपना नाम लिखना चाहिए। ये तीनों दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जिमी और शॉन तो अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन जैसे डेव की बारी आती है वैसे ही वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा शख्स खुद को पुलिस अधिकारी बताता है। वो उनको डांटते हुए कहता है कि ये जगह पुलिस के अंडर है और जो वो कर रहे हैं वो इलीगल है। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि वो कहाँ पर रहते हैं, जिस पर जिमी और शॉन बताते हैं कि वो पास ही में रहते हैं, जबकि डेव का घर थोड़ा दूर है। अब ये सुनते ही वो व्यक्ति डेव को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। गाड़ी के अंदर एक पादरी भी मौजूद होता है जो डेव को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। जिमी और शॉन अपने दोस्त को आंखों के सामने ले जाते हुए देखते रहते हैं, लेकिन वो छोटे थे इसलिए कुछ कर नहीं पाते। अब कुछ समय बाद पता चलता है कि वो दोनों असली पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे। वो लोग बच्चों का शोषण करने वाले अपराधी थे। उन्होंने डेव को एक झोपड़ी में बंद कर दिया और लगातार उसका यौन शोषण किया। बेचारा डेव ये सब चुपचाप सहता रहा, लेकिन एक दिन उसे भागने का मौका मिल गया और वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता है। अब समय बीतता है और 25 साल बाद की कहानी सामने आती है। डेव अब बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है। वहीं जिमी पूरे शहर में एक प्रभावशाली इंसान बन चुका है। वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक गैंग का सरगना भी है। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी केटी है, जबकि दूसरी पत्नी से 2 और बेटियां हैं। उधर शॉन अब एक पुलिस अधिकारी बन चुका है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लेरिन उसको छोड़ चुकी है और वो उसका फोन तक नहीं उठाती है। शाम के वक्त केटी अपने पिता जिमी से दोस्तों के साथ नाइट आउट करने के लिए परमिशन मांगती, जिस पर जिमी कुछ देर सोचता है, लेकिन एंड में वो उसको इजाजत दे देता है। अब जाते समय केटी अपने पिता को ध्यान से देखती है। वो कहती है कि वो जल्दी लौट आएगी। जहां बाहर निकलने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड रे से मिलती है। दोनों बेहद खुश नजर आते हैं। जहां रे उससे कहता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, कल वो अपनी योजना को अंजाम देंगे। दोनों के बीच का प्यार साफ झलक रहा था। इसी रात रे और केटी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं कुछ दूरी पर बैठा डेव केटी को देख लेता है। वो उसको पहचान जाता है कि वो उसके बचपन के दोस्त जिमी की बेटी है। अब आगे हम देखते हैं कि जब देर रात डेव अपने घर पर पहुंचता है तो उसके हाथ खून से सने होते हैं। ये देखकर उसकी पत्नी सेलेस्ट घबरा जाती है और पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। डेव घबराते हुए बताता है कि एक नशेड़ी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिससे बचाव के दौरान उसे मारना पड़ा और उसको ये तक नहीं पता कि वो आदमी जिंदा है या मर गया। डेव बेहद डरा हुआ लगता है। सेलेस्ट उसको अस्पताल जाने के लिए कहती है, लेकिन डेव मना कर देता है। अगली सुबह सेलेस्ट अखबारों को ध्यान से खंगालती है, लेकिन उसे किसी के मरने की कोई खबर नहीं मिलती है। उसे ये समझ नहीं आता है कि अगर डेव ने सच में किसी को मारा है तो अब तक अखबार में खबर क्यों नहीं छपी। इसी दौरान शॉन को एक फोन कॉल आता है जिसमें कुछ बच्चे उसको बताते हैं कि उनके घर के बाहर एक कार खड़ी है जिसके ऊपर खून के धब्बे लगे हैं। वो इस जानकारी के आधार पर अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर जिमी अपनी बेटी केटी को घर में ना पाकर परेशान हो जाता है।
वो अपने सभी दोस्तों को फोन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि केटी पिछली रात बार में थी और करीब 1 बजे अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गई थी। जिमी अपनी दुकान पर भी जाता है जहां केटी अक्सर बैठा करती थी, लेकिन वहां पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। वो बेचैन हो जाता है और उसको अनहोनी की आशंका सताने लगती है। जिमी अपनी बेटी केटी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड रे का दोस्त हैरिस भी केटी से मिलने आता है, मगर तब तक वो लापता हो चुकी थी। जिमी हैरिस को देखकर अंदर ही अंदर भड़क जाता है, जिस वजह से हैरिस को वहां से जाना पड़ता है। उधर जिमी की दूसरी पत्नी एनाबेथ की दोनों बेटियों का कॉलोनाइजेशन होता है, जहां उन्होंने चर्च की परंपराओं को अपनाया है। इस मौके पर जिमी मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसके मन में केटी की चिंता साफ झलक रही थी। इसी बीच शॉन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाता है। वो गाड़ी की जांच करता है, जहां पर उसको पता चलता है कि ये गाड़ी तो केटी की है, लेकिन वो खुद वहां पर मौजूद नहीं थी। कार की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने चलती गाड़ी से केटी के कंधे पर गोली मारी थी, जिसके बाद उसने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकी और फिर गाड़ी में खून ही खून फैल गया। शॉन अनुमान लगाता है कि शायद केटी खुद को बचाने के लिए आसपास के जंगल की ओर भागी होगी। जैसे पुलिस जंगल की ओर बढ़ती है तो रास्ते में जिमी पुलिस की गाड़ियों को देखता है, जिनको देखकर उसको अनहोनी का अंदेशा हो जाता है। अब वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। आखिरकार वही होता है जिसका उसको डर था। शॉन को जंगल में केटी की लाश मिलती है। जिमी अपनी बेटी को देखना चाहता था, लेकिन पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर शॉन से पूछता है कि क्या उसकी बेटी जिंदा है, मगर शॉन खामोश रहता है। उसे पता था कि ये खबर जिमी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगी, मगर फिर भी उसे सच बताना ही पड़ता है। शॉन जिमी को पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाता है, जहां केटी की लाश की पुष्टि होती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जिमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद शॉन और उसका साथी ऑफिसर विटनी जिमी और एनाबेथ से केटी के बारे में पूछताछ करते हैं। शॉन जानना चाहता है कि क्या केटी ने जाते समय ऐसा कुछ कहा था जिससे कुछ संदेह हो। जिमी बताता है कि केटी ने जाते वक्त जिस अंदाज में उसको बाय कहा था, उसको लग रहा था जैसे अब वो कभी वापस नहीं आएगी। हालांकि उसने इसको अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। तभी विटनी जिमी से पूछता है कि क्या यह सच है कि वो एक क्रिमिनल रह चुका है और कुछ साल पहले एक डकैती के आरोप में जेल गया था। ये सुनते ही जिमी भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ मेरी बेटी का खून हुआ है और तुम मुझसे मेरे जेल जाने और आने की बात कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन रिश्तेदार और करीबी लोग जिमी के घर पर संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच जाते हैं। डेव और उसकी पत्नी सेलेस्ट भी वहां पर आते हैं, लेकिन सेलेस्ट इस घटना से काफी प्रभावित होती है। उसके मन में शक बैठ जाता है कि कहीं इस हत्या के पीछे उसके पति डेव का हाथ तो नहीं है। उसकी शंका इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जिस रात केटी की हत्या हुई उसी रात डेव भी खून से लथपथ घर लौटा था। उधर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान केटी की गाड़ी से एक बैग मिलता है, जिसमें होटल के ढेर सारे पैम्फलेट्स होते हैं। साथ ही पुलिस एक महिला से मिलती है जिसका घर घटना स्थल के पास था। वो उसको बताती है कि उस रात जब गाड़ी रुकी तो उसने देखा कि एक आदमी ने पहले तो उस लड़की से कुछ कहा और फिर गोली चलने की आवाज आई। इन सब से शॉन को यकीन हो जाता है कि कातिल केटी को पहले से जानता था। वो और विटनी केटी के दोस्त हैरिस से मिलने जाते हैं, जो एक और चौंकाने वाली जानकारी देता है। केटी और उसका बॉयफ्रेंड रे कुछ ही दिनों में लास वेगास भागने की योजना बना रहे थे। इसी बीच जिमी अपने घर के बाहर अकेला बैठा होता है जब डेव उससे मिलने आता है। जिमी डेव के हाथ को गौर से देखता है और पूछता है कि उसको ये चोट कैसे लगी, जिस पर डेव जल्दी से जवाब देता है कि ये दरवाजे में फंसने की वजह से हुआ है। हालांकि जिमी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो भावुक होकर कहता है कि तुम मुझे बचपन से जानते हो डेव, मैं जल्दी नहीं रोता, लेकिन आज मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उधर शॉन रे से पूछताछ करता है। वो उससे पूछता है कि तुम दोनों कहां पर जाने वाले थे, जिस पर रे बताता है कि वो संडे की रात लास वेगास निकलने की योजना बना चुके थे। अब धीरे धीरे सभी सबूत और शक एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। अब रे से पूछताछ के दौरान वो काफी उलझन में पड़ जाता है। वो पुलिस से पूछता है कि आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं, आखिर केटी कहां पर है, जिस पर शॉन उसको सच्चाई बताता है कि केटी का मर्डर हो चुका है।
ये सुनकर रे को गहरा झटका लगता है। वो पुलिस को बताता है कि जिस समय हत्या हुई उस शाम वो अपने घर पर सो रहा था, लेकिन विट्नी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए वो रे का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का सुझाव देता है। रे को इस टेस्ट से कोई आपत्ति नहीं होती है और जब रिपोर्ट आती है तो ये साबित हो जाता है कि वो सच बोल रहा था। इस खुलासे के बाद केस एकदम से नए मोड़ पर आ जाता है। पुलिस को पहले लग रहा था कि असली हत्यारा रे ही है, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट ने उनके शक को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। अब पुलिस की जांच का रुख बदल जाता है, इसलिए अब वो बार में आए लोगों की तहकीकात करने लगते हैं। इसी दौरान एक नया नाम सामने आता है, डेव। अगली सुबह शॉन और विटनी डेव से मिलने जाते हैं, जहां पर पता चलता है कि वो उस रात करीब 1 बजे अपने घर लौटा था। विटनी को डेव के हाथों पर चोट के निशान दिखते हैं, जिससे उसे डेव पर थोड़ा शक होता है। साथ ही वो ये भी जानता था कि डेव और केटी एक दूसरे को पहले से जानते थे। हालांकि शॉन इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था। वो मामले में पूरी सावधानी बरत रहा था। जिसके बाद विटनी और शॉन जिमी के घर जाते हैं, जहां पहले से ही डेव बैठा हुआ था। इस बार विटनी डेव से सीधे पूछ ही लेता है कि उसके हाथ में चोट कैसे लगी, जिस पर डेव जवाब देता है कि कुछ दिन पहले कचरा हटाते वक्त उसका हाथ घायल हो गया था। लेकिन विटनी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वहीं उन्हें डेव की पत्नी सेलेस्ट भी मिलती है। शॉन उससे पूछता है कि उस रात डेव कितने बजे घर आया था। ये सवाल सुनकर सेलेस्ट असमंजस में पड़ जाती है और अपने पति को बचाने के लिए झूठ बोल देती है। वो बताती है कि वो तब तक सो चुकी थी, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं है। सेलेस्ट की इस झिझक और जवाब से शॉन को भी शक हो जाता है कि शायद वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद पुलिस जिमी से पूछती है कि उसकी रे से क्या दुश्मनी है, वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है। जिस पर जिमी कहता है कि मुझे रे से कोई परेशानी नहीं है, मैं बस उसके पिता जॉन को पसंद नहीं करता हूँ। वो एक गैर जिम्मेदार इंसान था जिसने अपने ही परिवार को छोड़ दिया। अब जिसका बाप ऐसा हो उस पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ। जिसके कुछ दिनों बाद पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट मिलती है, जहां से पता चलता है कि जिस बंदूक से केटी का मर्डर हुआ उसी बंदूक का इस्तेमाल कुछ साल पहले एक शराब की दुकान में लूट के दौरान हुआ था। पुलिस तुरंत उस दुकान के मालिक से मिलने जाती है, जहां पर उनको पता चलता है कि उस दिन गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रे का बाप ही था। इस नए सबूत के चलते पुलिस का पूरा शक फिर से रे पर चला जाता है। हालांकि विटनी अब भी डेव पर संदेह कर रहा था। वो शॉन से कहता है कि उसको लगता है कि इस हत्या के पीछे डेव और उसकी पत्नी सेलेस्ट का हाथ है, लेकिन शॉन उसकी इस बेबुनियाद थ्योरी पर भड़क जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। उधर रात के समय डेव अकेले एक कमरे में बैठकर वैम्पायर मूवी देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सेलेस्ट वहां पर आती है। डेव उससे पूछता है कि तुम इतनी देर रात कहां पर थी, जिस पर सेलेस्ट कोई सीधा जवाब नहीं देती है, जिससे डेव गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मुझको पता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने ही केटी को मारा है। सेलेस्ट जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डेव फिर भी गुस्से में कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम चाहती हो कि मैं पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दूं, उन्हें यह भी बता दूं कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और वो लाश कहां है जिसको मैंने मारा था। डेव के इन शब्दों से कहानी और ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। अब क्या सच में डेव ही केटी का हत्यारा है या ये महज एक गलतफहमी है? खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम डेव को शांति से बैठा देखते हैं। वो रोते हुए अपनी अतीत की कड़वी यादों में खो जाता है। वो अपनी पत्नी सेलेस्ट को अपने बचपन में हुए अत्याचारों के बारे में बताता है, जिनकी वजह से उसका दिमाग अक्सर नियंत्रण में नहीं रहता है। वो स्वीकार करता है कि उसे खुद ही समझ नहीं आता कि वो कैसे जी रहा है। सेलेस्ट ने अपने पति को पहले कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। इसी बीच जब डेव अपने घर से बाहर निकलता है तो उसकी नजर किनारे पर बैठे जिमी पर पड़ती है। अब वो और कुछ छुपाना नहीं चाहता था। वो अपने दोस्त जिमी को बताता है कि वो भी उस रात उसी बार में मौजूद था जहां पर केटी आई थी। उसने मरने से पहले उसको देखा भी था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद विटनी को डेव के खिलाफ एक ठोस सबूत हाथ लगता है। उसे डेव की गाड़ी मिलती है जिसमें खून के निशान मौजूद होते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट सबूत था, इसीलिए इस आधार पर पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। लेकिन डेव सफाई देता है कि उसकी गाड़ी कुछ समय पहले चोरी हो गई थी और इसकी पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी,
जिसको सुनने के बाद मजबूरी में शॉन और विटनी को उसको छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं बचता है। अब शॉन और विटनी फैसला करते हैं कि असली कातिल को पकड़ने के लिए उन्हें सबसे पहले उस बंदूक का पता लगाना होगा जिससे केटी की हत्या की गई थी। वो रे के पिता जॉन से जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर देते हैं। अब इस जांच के दौरान उनको पता चलता है कि डकैती के बाद जॉन को जल्दी ही रिहा कर दिया गया था, जबकि उसे कड़ी सजा होनी चाहिए थी। अब जब वो इसके बारे में उस समय के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है असल में जॉन की जगह जिमी ने जुर्म कबूल किया था, जिसकी वजह से वो जेल चला गया था और तभी से जॉन किसी को नजर नहीं आया है। उधर सेलेस्ट जिमी के पास जाती है और उसको बताती है कि उसका पति इतने दिनों से गुमसुम क्यों है। वो बताती है कि उस रात उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। ये सब सुनने के बाद जिमी बस एक ही सवाल करता है, तुम्हें क्या लगता है कि डेव मेरी बेटी को मार सकता है? सेलेस्ट रोते हुए सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इसी बीच शॉन और विटनी खूनी का पता लगाने के लिए रे को पकड़ लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसका पिता जॉन कहाँ पर है, जिस पर रे बताता है कि एक रात उसके पिता शराब पीने के लिए गए थे लेकिन फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। इस पर शॉन कहता है कि यानी कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, जिस पर रे जवाब देता है कि नहीं, वो जिंदा है क्योंकि हर महीने उसके अकाउंट में $500 आते हैं। शॉन पूछता है कि उसके पिता के पास एक बंदूक हुआ करती थी जिससे केटी की हत्या की गई। वो जानना चाहता था कि वो बंदूक अब कहां पर है, जिस पर रे कहता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये सुनकर शॉन को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मगर फिर भी उन्हें रे से कोई काम की जानकारी नहीं मिलती है, जिससे हताश होकर शॉन अपने ऑफिस में आ जाता है और बार बार उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है जब एक बच्चे ने पुलिस को खून से लथपथ कार की खबर दी थी। रिकॉर्डिंग सुनते हुए शॉन को एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान आती है। जब उस बच्चे ने फोन किया था तो उसने लड़की का नाम नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसे पहले से पता था कि कार में एक लड़की थी। इसका मतलब था कि उसने सिर्फ गाड़ी नहीं देखी थी बल्कि हत्यारे और केटी दोनों को देखा था। ये सोचते ही शॉन और विटनी उस बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी ओर जिमी के गुंडे डेव को पकड़कर एक रेस्टोरेंट में ले आते हैं जहां पर उसको ढेर सारी शराब पिलाई जाती है। जब वो नशे में पूरी तरह धुत हो जाता है तो वो उसे मिस्टीक रिवर के पास ले जाते हैं जहां जिमी से उसका सामना होता है। जिमी डेव को बताता है कि कुछ साल पहले जॉन ने चोरी की थी और उसे इसमें फंसा दिया था, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा था। जब वो जेल में था तब केटी की माँ बहुत बीमार रहने लगी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। जब तक वो जेल से छूटा तब तक उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। जिमी ने बदला लेने की ठानी और एक रात जॉन को पकड़कर मार दिया और उसकी लाश इसी नदी में फेंक दी। ये सुनकर डेव धीरे से पूछता है, क्या तुमको लगता है कि मैंने ही केटी को मारा है? जिमी गुस्से में जवाब देता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में उस रात खून लगा हुआ था। डेव गहरी सांस लेते हुए कहता है कि जब वो बार से लौट रहा था तो उसने एक आदमी को एक बच्ची के साथ घिनौना अपराध करते हुए देखा। ये देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया जब उसके साथ भी किसी ने ऐसा अन्याय किया था। इसीलिए बचपन की उन दर्दनाक यादों से बढ़कर उसने उस आदमी को मार डाला। जिमी गुस्से में कहता है कि अगर ये सच होता तो पुलिस को लाश जरूर मिलती। वो डेव पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी जान वो नहीं बख्शेगा। डेव डर जाता है और घबराहट में स्वीकार करता है कि हाँ, उसने ही केटी को मारा है। वो बताता है कि जब उसने बार में केटी को देखा तो वो बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर उसको जलन होने लगी क्योंकि उसका खुद का बचपन इस तरह खुशहाल नहीं था। वो बचपन में ही टूट गया था जब उसे जबरन एक गाड़ी में बैठाया गया। इन सब भावनाओं के कारण उसने केटी की हत्या कर दी। ये सुनते ही जिमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बिना देरी किए अपना चाकू निकालता है, जिसको वो डेव के पेट में बेरहमी से घोंप देता है। जब डेव जमीन पर गिर जाता है तो जिमी उसके सर पर गोली मारता है और लाश को नदी में फेंक देता है। इसी दौरान रे अपने घर पर अपने पिता की बंदूक ढूंढता है, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं होती है। उसे अपने भाई रनी पर शक होता है कि उसने कहीं केटी को बंदूक से तो नहीं मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रे उसको छोड़कर जाए। गुस्से में आकर वो अपने भाई और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटने लगता है। इसी दौरान रनी का एक दोस्त बंदूक तानकर रे को मारने वाला होता है कि तभी शॉन और विटनी वहां पहुंचकर रे की जान बचा लेते हैं। अगले दिन शॉन जिमी के पास जाता है और उसको बताता है कि केटी के असली कातिल पकड़े जा चुके हैं। वो
वही दो लड़के थे जिन्होंने पुलिस को फोन करके लड़की की हत्या की सूचना दी थी। दरअसल रे का भाई और उसका दोस्त घर पर अपने पिता की बंदूक से खेल रहे थे और उसी दौरान अचानक एक गोली चल गई जो कार में बैठी केटी को जा लगी। बाद में इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सुनते ही जिमी अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसने अपने सबसे पुराने दोस्त डेव को अपनी बेटी का हत्यारा समझकर मार डाला था। शॉन उससे पूछता है कि क्या उसने हाल ही में डेव को कहीं पर देखा है। वो बताता है कि बार के पास एक लाश मिली है जो एक चाइल्ड मोलेस्टर की है और ऐसा लगता है कि डेव ने ही उसको मारा होगा। शॉन को डेव से इस बारे में पूछताछ करनी थी लेकिन वो अब कहीं नहीं मिल रहा है। ये सुनकर जिमी ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैंने अपने दोस्त डेव को आखिरी बार तब देखा था जब हम बचपन में गाड़ी में बैठे थे। उसके बाद तो मैं उसे कभी देख ही नहीं पाया। फिर वो शॉन को धन्यवाद देता है कि उसने असली कातिलों को पकड़ लिया, लेकिन साथ ही यह ताना भी मारता है कि अगर पुलिस ने काम थोड़ा पहले कर लिया होता तो शायद बेहतर होता। शॉन अब समझ जाता है कि शायद जिमी ने डेव को मार दिया है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब डेव के परिवार को भी हर महीने $500 भेजने वाले हो। इससे साफ हो जाता है कि शॉन को सच्चाई का पूरा अंदाजा है, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वो कुछ कर नहीं सकता है। समय बीतता जाता है। शॉन की पत्नी अब वापस उसके साथ रहने लगी थी। दूसरी ओर फाउंडेशन डे के अवसर पर पूरा शहर जश्न मना रहा होता है, लेकिन डेव की पत्नी सेलेस्ट परेशान थी। वो हर जगह अपने पति को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं नहीं था। उसकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब उसका बेटा भी उससे बात करना बंद कर देता है। उसे लगता था कि उसकी माँ की वजह से ही उसके पिता ने घर छोड़ दिया है। उधर अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा जिमी बहुत परेशान होता है। उसकी पत्नी एनाबेथ उसको समझाती है कि ये सिर्फ एक छोटी सी भूल थी, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर उसकी जगह कोई और पिता होता तो शायद वो भी यही करता। जिमी घर से बाहर निकलता है तो शॉन उसको देखता है और अपनी बंदूक से इशारा करता है। इसका मतलब साफ था कि अब उसका अगला निशाना जिमी था, क्योंकि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक डेव और जॉन की मौत की असलियत दुनिया के सामने नहीं आ जाती। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।